हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का आज का लेक्चर नंबर 3 है। फर्स्ट में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सेकंड के अंदर हमने जनरल एंट्रीज करी थी, और उसके जनरल एंट्रीज जब हमने करी थी तब मैंने आपको बताया था कि रिडम्पशन करने के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। तो उसके अंदर हमने एक सोर्स पढ़ा था फ्रेश शेयर इशू करके, इसकी जनरल एंट्री हमने कर ली थी कि फ्रेश शेयर इशू करके कैसे जो है रिडम्पशन करते हैं। सेकंड हमने देखा था आउट ऑफ कैपिटल, सेकंड सोर्स था आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल से अगर डिबेंचर का रिडम्पशन करें तो उसकी जनरल एंट्री क्या हो सकती है, ये हम आज के लेक्चर के अंदर देखेंगे। फिर बचेगा हमारा आउट ऑफ प्रॉफिट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम। और लास्ट है कन्वर्जन, वो हम उसके बाद में करेंगे, यानी कि ये भी नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। ठीक है, आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट, इन दोनों के मामलों में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर DRR यानी कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। ये हमने पढ़ लिया था लेक्चर नंबर 2 के अंदर, जब हमने फ्रेश शेयर इशू करके कैसे रिडम्पशन करते हैं उसकी जनरल एंट्री करी थी, तब इसके बारे में मैंने बताया था, फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। सो आज अगर मैं बात करूं तो आज हमारा सोर्स क्या रहने वाला है रिडम्पशन करने का, वो है आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, तो सोर्स क्या रहने वाला हमारा, आउट ऑफ कैपिटल। ओके, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आइए रिडम्पशन को ड्यू कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट एंट्री होगी रिडम्पशन ड्यू की। अब आपको पता ही है, जैसा कि हमने फर्स्ट जनरल एंट्री सीखी थी कि रिडम्पशन को जब ड्यू करना होता है तो आपको सबसे पहले ये होता है कि रिडम्पशन आप किस पे कर रहे हैं, डिबेंचर का रिडम्पशन। अगर आप डिबेंचर का रिडम्पशन एट पार कर रहे हैं, ठीक है, डिबेंचर का रिडम्पशन आप एट पार कर रहे हैं, या फिर आप ऑन डिस्काउंट कर रहे हैं, डिस्काउंट पे भी रिडम्पशन होता है, या फिर आप ऑन प्रीमियम कर रहे हैं। ठीक है, रिडम्पशन किस पे कर रहे हैं। अगर आप एट पार कर रहे हैं तो इसकी सिंपल सी फटाफट से एंट्री हम कर लेते हैं। परसेंटेज डिबेंचर डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी हो जाएगी आपकी डिबेंचर की खत्म, एंड ठीक है, और 2 कर देंगे डिबेंचर होल्डर। ये पैसा किसको देना है, डिबेंचर होल्डर को देना है। ओके, ठीक है, मान लेते हैं 100 रुपीज़, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। ओके, और अगर डिस्काउंट पे करेंगे तो परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये रिडम्पशन ड्यू कर रहे हैं, ठीक है, 100 रुपीज़, क्योंकि फेस वैल्यू आती है इसके अंदर, ठीक है। और डिस्काउंट जो है वो रिडम्पशन के केस में हमारे लिए क्या होता है, रिडम्पशन के टाइम डिस्काउंट हमारे लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। हाँ, इशू के टाइम हमारे लिए वो क्या होता है, लॉस होता है, लेकिन डिस्काउंट रिडम्पशन के टाइम हमारे लिए प्रॉफिट होता है। तो हम क्रेडिट कर देंगे टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, गोल गोल घुमा दिया, टू डिबेंचर होल्डर। मान लेते हैं 10 रुपए का डिस्काउंट है, 90 रुपए डिबेंचर होल्डर को देने हैं, ठीक है। लास्ट में हमारा बच गया प्रीमियम। अब प्रीमियम के केस में क्या एंट्री होती है, देखिए, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे करे तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, जब फ्रेश शेयर इशू करके रिडम्पशन करना होता है, लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने आपको बताए थे, ये तीनों बताए थे, है ना। फिर यहाँ पर परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और प्रीमियम जो है वो रिडम्पशन के टाइम लॉस होता है ना, कि ज़्यादा पैसे दे रहे हैं हम, तो प्रीमियम ऑन, इसलिए डेबिट हो जाएगा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट हो जाएगा। यानी कि 100 रुपीज़ तो फेस वैल्यू 10 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो डिबेंचर होल्डर को टोटल 110 रुपये देने हैं 100 की जगह, इसीलिए प्रीमियम जो है वो रिडम्पशन के टाइम लॉस हो जाता है। ओके, चलो, अपन ने ड्यू तो कर दिया, डिबेंचर होल्डर नाम की लायबिलिटी तो जनरेट कर दी, अब डिबेंचर होल्डर को पेमेंट भी तो करना है। अच्छा, रिडम्पशन जो होगा या तो एट पार, या ऑन डिस्काउंट, या ऑन प्रीमियम, तीनों में से कोई एक केस होगा, तीनों एंट्री नहीं होगी, तीनों में से कोई एक जनरल एंट्री होगी। क्वेश्चन में दे रखा होगा कि रिडम्पशन एट पार कर रहे हैं तो ये हो जाएगी, डिस्काउंट पे ये हो जाएगी, प्रीमियम पे हो जाएगी, लेकिन तीनों ही केसेस में डिबेंचर होल्डर क्रेडिट होगा, और यानी कि डिबेंचर होल्डर को जो है पैसा देना है, क्योंकि उनसे हम डिबेंचर ले रहे हैं। अब पैसा देना है, लेकिन पैसा आएगा कहाँ से, उसका फंड सोर्सेज क्या होगा, तो वो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, DRR
यानी कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। लेकिन ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो हम क्रिएट करेंगे ना बेटा, ये हम ओनली क्रिएट करेंगे डिबेंचर की वैल्यू का। देखो डिबेंचर अकाउंट के आगे डिबेंचर की वैल्यू लिखी हुई है, जिसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं। देखो डिबेंचर के आगे कितना लिखा हुआ है, डेबिट 100, यहाँ पर भी डिबेंचर के आगे कितना है 100, यहाँ पर भी डिबेंचर के आगे कितना है 100, तो वो हमेशा फेस वैल्यू सेम ही रहती है। तो डिबेंचर जो डेबिट करते हैं, जो उसकी फेस वैल्यू से होता है, उतना ही हमको DRR बनाना है। ओके ठीक है, तो आइए बनाते हैं। DRR बनाएंगे यानी कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना है, तो हमको रिजर्व क्रिएट करने के लिए, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। और आपको पता ही है कोई भी रिजर्व क्रिएट करते हैं मतलब एक लायबिलिटी क्रिएट करते हैं, और लायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है। लेकिन इसमें पैसा कहाँ से लाएंगे, हम पैसा डालेंगे कहाँ से इसमें, तो वो पैसा आपके जो कैपिटल रिजर्व है वहाँ से आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जैसे जनरल रिजर्व होता है, PNL होता है, डिविडेंड एक्वलाइजेशन रिजर्व होता है, कैपिटल रिजर्व नहीं है, ओनली रेवेन्यू रिजर्व्स। तो वो रेवेन्यू रिजर्व से पैसा निकाल लो। तो रिजर्व एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी को कम करेंगे क्योंकि वहाँ से उन रिजर्व से हम पैसा निकालेंगे, तो वो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और लायबिलिटी को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। मॉडर्न रूल आपको पता ही है अकाउंटिंग का। तो वो कहाँ से ले सकते हैं, वो आप जनरल रिजर्व से ले सकते हैं, अकाउंट डेबिट पूरा का पूरा मान लेते हैं 100 रुपीज़ चाहिए और 100 का 100 जनरल रिजर्व से ले लिया। मान लेते हैं जनरल में 100 है ही नहीं, 30 रुपये है ना, मान लेते हैं ये सारे रुपीज़ इन लाख हैं तो 30 लाख रुपए है। या फिर PNL से ले सकते हैं, प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आपको दे रखा है PNL, वो भी लायबिलिटी साइड में, तो मान लेते हैं वहाँ से ले लो 70। अगर उसमें 70 नहीं है तो जितने है उतने ले लो, समझ गए। मान लेते हैं 40 वहाँ से ले लिए। फिर हम डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व से ले सकते हो, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व जो डिविडेंड देने के लिए बनाया जाता है, वहाँ से ले सकते हो। मान लेते 30 वहाँ से ले लिए, या वहाँ लेते हैं वहाँ से 20 ले लिए, और अब बच गए 10। वो अगर आपको कोई अदर रेवेन्यू रिजर्व दे रखा है, अदर रेवेन्यू रिजर्व होनी चाहिए, कैपिटल रिजर्व नहीं है ना, तो वहाँ से 10 ले लीजिए, 30, 50 और ये हो गए टोटल 100। बट अगर जनरल रिजर्व में 100 मिल जाते तो वहीं से ले लेते, फिर इन तीनों रिजर्व की जरूरत नहीं थी। ये सारे के सारे रिजर्व जो होते हैं ये रेवेन्यू रिजर्व होते हैं। रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में फ़र्क क्या होता है, देखो रेवेन्यू रिजर्व जो होते हैं ना वो कंपनी के प्रॉफिट में से बनाए जाते हैं, जो हर साल प्रॉफिट होता है ना, और उस प्रॉफिट में से सारे खर्चे वगैरह लेस कर दिए, नेट प्रॉफिट निकाल दिया। अब वो नेट प्रॉफिट किसको देना होता है, जो शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड के रूप में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। लेकिन कई बार कंपनीज क्या करती हैं, उसको पूरा का पूरा डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। जैसे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ तो पूरा डिविडेंड नहीं दे दिया 1 लाख का, उसमें से 20,000 30,000 रुपये कुछ साइड में रख दिए। तो वो साइड में जो रखे हैं वो कहाँ से रखे हैं, वो प्रॉफिट जो डिविडेंड के रूप में बांटा जाना था लेकिन बांटा नहीं, उसको रख लिया अपने पास में, तो वो सारे रेवेन्यू रिजर्व होते हैं। जो डिविडेंड देना था लेकिन डिविडेंड ना देके उस प्रॉफिट को साइड में रख दिया, वो सारे के सारे रेवेन्यू रिजर्व होते हैं। और ऐसा रिजर्व जो इनके अलावा ऐसा नहीं है कुछ, यानी कि कोई एसेट बेचने से हो गया या कहीं से एकदम से कोई प्रॉफिट हो गया, तो वो सारे कैपिटल रिजर्व है, वो नहीं लेने हमको। DRR बनाने के लिए, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाने के लिए हमको ओनली रेवेन्यू रिजर्व्स यूज करने हैं। कुछ रेवेन्यू रिजर्व मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। ओके, अब अगर हम रिडम्पशन, ध्यान से सुनना, अगर हम रिडम्पशन एट पार करते हैं तो केवल ये एक ही एंट्री होगी, एक तो ये वाली, एक ये DRR वाली। अगर हम रिडम्पशन ऑन डिस्काउंट करते हैं तो एक एंट्री ये हो जाएगी, एक एंट्री हो जाएगी। बट अगर हम रिडम्पशन प्रीमियम पे कर रहे हैं तो एक एंट्री ये, एक ये और एक और होगी, वो होगी प्रीमियम की व्यवस्था करने की। अगर आपने प्रीमियम पहले से व्यवस्था नहीं करी है तो, पहले से मतलब याद है जब हम डिबेंचर इशू करते थे तो इशू ऑफ डिबेंचर ऑन कंडीशन या ऑन टर्म ऑफ रिडम्पशन, उस टाइम एक एक्स्ट्रा एंट्री करते थे इशू ऑफ डिबेंचर के केस में। इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर सबसे एंड में टॉपिक आता था कि आप डिबेंचर इशू कर रहे हो लेकिन रिडम्पशन की शर्तों पे कर रहे हो, है ना, रिडम्पशन की कंडीशन पे कर रहे हो। तो अगर उस टाइम आपने इस प्रीमियम की व्यवस्था कर ली है, उस टाइम एक एक्स्ट्रा एंट्री होती थी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अगर बच्चों ने वो अच्छे से किया है तो उनको पता होगा कि इशू करते टाइम हम अगर फ्यूचर में रिडम्पशन होना है
प्रीमियम पर, तो उस प्रीमियम की व्यवस्था इशू करते टाइम ही कर देते थे और एक्स्ट्रा एंट्री होती थी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट हुआ था उस टाइम, उसको अभी डेबिट कर लिया। तो अगर पहले से व्यवस्था करी हुई है तो केवल एक ये और एक ये एंट्री हो जाएगी। बट अगर आपने पहले से व्यवस्था नहीं करी है तो इस प्रीमियम की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, और प्रीमियम की व्यवस्था करने की एंट्री क्या होगी आइए मैं बताता हूं आपको। उसका क्या होगा, आप प्रीमियम कहां कहां से ले सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से निकाल सकते हैं, ठीक है, जनरल रिजर्व से निकाल सकते हैं, पीएनएल से निकाल सकते हैं, या कोई रेवेन्यू रिजर्व है वहां से आप इस प्रीमियम की व्यवस्था कर सकते हैं, इसको क्रेडिट करके टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना, 10 रुपये, वो 10 रुपये इन सब से मिला के आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट ये एंट्री तभी होगी अगर प्रीमियम की व्यवस्था पहले से आपने नहीं करी है। कई बार एग्जाम में आता है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होता है जो प्रीमियम रिडम्पशन कर रहे हो और प्रीमियम जो है वो पहले से उसकी एक्स्ट्रा एंट्री हो रखी है, उसकी एंट्री हमने इशू करते टाइम कर ली थी, तो अब करने की जरूरत नहीं है। और कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है अभी तक इसकी व्यवस्था नहीं हुई है, इशू करते टाइम इसकी कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं हुई है, यानी कि हमने एंट्री नहीं करी, उसको लॉस नहीं दिखाया, तो फिर अभी हमें यहाँ से इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और लास्ट सिंपल थर्ड समझ सकते हो, क्योंकि ये तो होगी या नहीं होगी वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, और वो है पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर। पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है। तो ये डिबेंचर होल्डर जो क्रेडिट है 100 से है या 90 से है या 110 से, तीनों में से कोई एक होगा, तो वो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना जो भी है, 100 हो सकता है, 90 हो सकता है, या 110 हो सकता है, तीनों में से कोई एक होगा। तो ये हो गया आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और कौन सा केस, आउट ऑफ कैपिटल। सोर्स कौन सा, आउट ऑफ कैपिटल, तो ये सेकंड सोर्स मैंने करा दिया। थर्ड हम सोर्स करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें कंफ्यूजन बहुत सारे होते हैं, तो उसको हम एक बड़े से लेक्चर के अंदर अच्छे से समझेंगे। अगर इन वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा, एक तरीका है, आप लाइक कर दो, मुझे पता चल जाएगा, और जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे उतना मैं मोटिवेट होऊंगा और आपके वीडियो लेके आएंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर पूरा रिकॉर्डेड विथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए हुए अगर आपको पूरा का पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चाहिए, और तो आप अभी हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर रिकॉर्डेड और लाइव बैच दोनों चलते हैं। रिकॉर्डेड बैच आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा, आप उसको लेके फटाफट अपना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं विथ फुल डिटेल। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।